Hello students, welcome to our YouTube channel History with सोनू सर। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। आज की क्लास में हम जानेंगे फ्रांस ने किस तरह हिंद चीन में अपना उपनिवेश को स्थापित किया था। फ्रांस ने हिंद चीन, देखिए यहाँ पे एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है, अगर हम हिंद चीन की बात करें तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीन क्षेत्रों की बात होगी। को अपना आधार बनाने के लिए कई रणनीतिक और आर्थिक कारण चुने, जिसमें से है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। भारत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने एवं फ्रांसीसी प्रभाव को कम होने के कारण फ्रांस को एशिया में एक नए आधार की आवश्यकता थी। हिंद चीन की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जहां से वे भारत और चीन दोनों पर नजर रख सकते थे। आर्थिक लाभ। औद्योगिक क्रांति के कारण फ्रांस को सस्ते कच्चे माल की जरूरत थी और अपने तैयार माल को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फ्रांस को अपने सस्ते और कच्चे मालों की जो है उसको अत्यधिक आवश्यकता थी, और अगर वो माल तैयार हो रहा है तो उसको बेचने के लिए एक बाजार भी चाहिए था। सभ्य बनाने का दावा। यूरोपीय शक्तियों का मानना था कि पिछड़ी जातियों को सभ्य बनाना उनका नैतिक कर्तव्य है, जिसे वे व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्थिक शोषण का स्वरूप। एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए एक व्यक्तिगत ढांचा तैयार किया। क्षेत्र, प्रमुख संसाधन या उत्पादन। चीन से सटे राज्य जैसे कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, खनिज, क्रोमियम। पहाड़ी इलाके की अगर हम बात करें तो रबड़ की खेती। मैदानी क्षेत्र, मेकांग डेल्टा, धान की खेती। तो हम देख रहे हैं इन तमाम क्षेत्रों पे जो है तरह तरह की खेतियां हो रही है। कृषि और व्यापार की अगर हम बात करें तो नहरों और जल निकासी के विकास के कारण कृषि क्षेत्र बढ़ा, जिससे 1931 ईस्वी तक वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यात बन गया। लेकिन इस तरक्की का लाभ स्थानीय किसानों को नहीं बल्कि फ्रांसीसी व्यापारी को मिला, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी व्यापारी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, और इसी का परिणाम था कि जो भी तरक्कियां हो रही थी, जो तीसरा सबसे बड़ा जो है चावल निर्यातक देश जो बना वियतनाम, इसका सीधा फायदा वहां को हो रहा था। शोषणकारी व्यवस्थाएं। फ्रांस ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ अत्यंत कठोर व्यवस्थाएं लागू की, जैसे में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। यह एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मजदूरों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, जबकि मालिकों को सजा देने और काम कराने के असीमित अधिकार प्राप्त थे। संरचनात्मक विकास बनाम शोषण। हालांकि रेल और सड़कों का जाल बिछाया गया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सेना की आवाजाही और संसाधनों का तेजी से निर्यात करना था, न कि जन कल्याण। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो भी यहाँ पे सुविधाएं वहाँ के जनता को दी गई, वो सुविधाएं वहाँ के जनता के मद्देनजर नहीं दी गई। ये सुविधाएं अपने बेनिफिट, अपने फायदा के लिए वहाँ पे जो है एस्टेब्लिश की गई, स्थापित की गई। शिक्षा और सामाजिक असमानता। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों की नीति दोहरी थी। सांस्कृतिक परिवर्तन, शिक्षा में बाधा। अब इस दोनों बिंदुओं पे हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो स्थानीय भाषा की जगह फ्रांसीसी भाषा को थोपा गया, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो फ्रांसीसी संस्कृति का समर्थक हो। हमने आपको पहले ही बताया था, जो अगर कोई देश दूसरे देश पे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तो वो सबसे पहले वहाँ के सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को खत्म करना प्रारंभ करता है, और वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि वहाँ जो वर्ग बन के तैयार हो
वो उस देश का समर्थक हो, समर्थन करे। अब बात करते हैं शिक्षा में बाधा। फ्रांसीसी डरे हुए थे, यदि स्थानीय लोग शिक्षित हो गए तो वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे। इसलिए जानबूझकर परीक्षा में बच्चों को फेल फेल किया जाता था, ताकि वहाँ के बच्चों का मनोबल टूट जाए। महत्वपूर्ण मोड़ की अगर हम बात करें, 1920 के दशक तक शिक्षित युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगी और उन्होंने राजनीतिक दल बनाना शुरू किया। हनोई विश्वविद्यालय बंद होना फ्रांसीसी दमनकारी नीति का एक बड़ा उदाहरण था। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के निष्कर्ष की बात करें, तो फ्रांस का हिंद चीन में शासन पूरी तरह से शोषण मूल्यक था। जहां एक तरफ उन्होंने आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय जनता को निर्धनता और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। यही असंतोष आगे चलकर वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर हम जिस क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं और वहाँ के जनता का लगातार अगर शोषण अगर हमारे द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ के जनता का विद्रोह करना ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और हमेशा ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज ही है। और कालखंड के अनुसार से अगर हम प्रत्येक इतिहास को, अगर प्रत्येक घटनाक्रम को अगर हम जानने का प्रयास करते हैं, तो यही चीज़ तो होते आया है इतिहास में। एक देश का दूसरे देश पे शोषण करना और दूसरे देश का शोषणकारी देश के प्रति आक्रामक रवैया, आंदोलन, यही सब तमाम चीज़ें तो देखने को मिली है। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। प्रारंभिक बौद्धिक और क्रांतिकारी लहर। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार मिला। फान बोई चाओ, उन्होंने 1903 में दुई तान होई की स्थापना की और अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के माध्यम से जनता में देशभक्ति का संचार किया। तो ये पहला ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लेखन कला के माध्यम से वहाँ के जनता में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया, और ये इसमें सफल भी हुए। वैश्विक प्रभाव की अगर हम बात करें, तो 1905 में जापान की रूस पर जीत ने एशियाई देशों का आत्मविश्वास बढ़ाया कि एक छोटा एशियाई देश यूरोपीय शक्ति को हरा सकता है। साथ ही फ्रांस अपने विचारक रूसो, मॉन्टेस्क्यू और चीन की 1911 की क्रांतिकारी ने लोकतंत्र की अलख जगाई। अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध और उसके प्रभाव की, इन क्षेत्रों पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम देख रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध ने वियतनामी जनता के गुस्से को और भड़का दिया। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहां पे क्या हो रहा था, तो जबरन भर्ती किया जा रहा था। वियतनामी राष्ट्रवादी दल जो है और आर्थिक मंदी, ये तमाम चीजें वहां पे हो रही थी। अगर एक एक पॉइंट को अगर हम गहराई से समझने का प्रयास करें, तो जबरन भर्ती की अगर हम बात करते हैं, तो हजारों वियतनामी को युद्ध में चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। यहाँ चारे से मतलब है उनका शोषण किया गया, जबरदस्ती उनसे युद्ध को लड़वाया गया, जिसमें लाखों वियतनामी मारे गए। अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल 1914 में देशभक्तों ने एकजुट होकर संगठन बनाया, जिसे फ्रांसीसियों ने कठोरता से कुचल दिया। तो यहाँ पे एक तो सेना में जबरदस्ती जो है फ्रांसीसियों के द्वारा वियतनामियों को जो है भर्ती किया गया, उनको चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। दूसरा अगर हम बात करें पॉइंट की, तो वियतनामी राष्ट्रीय दल की जब स्थापना की गई वियतनाम के लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे भी इस दल को कुचल दिया गया। बड़ी कठोरता से जो है फ्रांसीसियों द्वारा इस आंदोलन को, इस संगठन को दबा दिया गया। आर्थिक मंदी की अगर हम बात करें, तो 1930 की वैश्विक मंदी ने चावल और रबर की कीमतों को गिरा दिया, जिससे किसान और मजदूर भुखमरी के कगार पर आ गए। वे साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए। हो ची मिन्ह और साम्यवाद का उदय। राष्ट्रवादी आंदोलन को सबसे बड़ा नेतृत्व हो ची मिन्ह से मिला। वैचारिक आधार, एकजुटता और सैन्य प्रशिक्षण।
अगर इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करें तो वैचारिक आधार, पेरिस और मास्को में रहते हुए उन्होंने साम्यवाद को समझा। किसने समझा भाई? तो होची मिन्ह ने समझा। एकजुटता, 1930 में उन्होंने बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को मिलाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनाम कांग सांग देंग की स्थापना की। सैन्य प्रशिक्षण, यहाँ पे आप लोग एक चीज जो है वो ध्यान दीजिएगा, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को ही वियतनाम कांग सांग देंग कहा जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सैन्य प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो उन्होंने न केवल राजनीतिक दल बनाया बल्कि कार्यकर्ताओं को सैन्य प्रशिक्षण भी देना शुरू किया, प्रारंभ किया। फ्रांसीसी दमन और भूमिगत आंदोलन, तो ये जो जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे जैसे आंदोलन उग्र हुआ, फ्रांसीसी सरकार ने क्रूरता की सारी हद पार कर दी। विद्रोहियों पर हवाई मतलब हमलों के द्वारा जो है काफी बमबारी की गई और हजारों लोग जो है इस घटनाक्रम में मारे गए। इस दमन ने आंदोलन को सतह पर तो दबा दिया, लेकिन इसने भूमिगत आंदोलनों को जन्म दिया जो बाद में एक ज्वालामुखी की तरह फटा। तो यहाँ हम देख रहे हैं हवाई हमलों के द्वारा जो है हजारों लोगों को मारा तो गया, और ये आंदोलन कुछ समय के लिए दबा भी, लेकिन भूमिगत रूप की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन जो है काफी बड़े पैमाने पर फिर विकसित हुआ, और इसका जो परिणाम था वो बहुत ही भयावह था। प्रमुख संगठनों और घटनाओं का सारांश, 1903 दुई तान हुई फान बोई चाओ। तो 1903 में हम देख रहे हैं दुई तान हुई एक संगठन है जिसके प्रमुख नेता फान बोउ चांग हैं। 1905 पे हम देख रहे हैं जापान की रूस पर जो है विजय हो रही है। 1914 में हम देख रहे हैं वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ होता है। 1925 में हम देख रहे हैं वियतनामी क्रांतिकारी दल जो है एक संगठन बनाया गया होची मिन्ह के द्वारा। 1930 में हम देख रहे हैं वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी होची मिन्ह के द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो ये जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जो है जब फेयर कीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा, तो इन सभी चीज़ों को जो है बहुत ही बारीकी से लिखिएगा नोट्स में और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह इतिहास दर्शाता है कि कैसे दमन और शोषण ने अंततः एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति को जन्म दिया जिसने आगे चलकर न केवल फ्रांस बल्कि अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी चुनौती दी। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव हमने देखा। अब यहाँ हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता के। शक्ति का नया समीकरण, द्वंद्व शासन। 1940 में जब फ्रांस जर्मनी से हार गया तो दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांस की पकड़ कमजोर हो गई। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने हिंद चीन में प्रवेश किया। अजीब गठबंधन, वियतनाम में एक अनोखी स्थिति बनी जहां जापानी सेना के पास असली शक्ति थी, लेकिन फ्रांसीसी प्रशासन को नाम मात्र के लिए बना रहने दिया गया। दोहरा शोषण की अगर हम बात करें तो वियतनामी जनता अब दो शक्तियों जापान और फ्रांस के बीच पिस रही थी, जिससे उनमें विद्रोह की भावना और प्रबल हो गई, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है फ्रांस के द्वारा तो सताया जा ही रहा था। अब जापान का इसमें एंट्री लेना, तो ये दोहरा नीति का जो मार जो वहां का जनता, जो हिंद चीन का जो जनता झेल रहा था, अब ये चीजें उनके बर्दाश्त से बाहर हो गई और ये भावना जो है ना, वो जन विद्रोह का भावना जो है इतना प्रबल हो गया, जो इसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा उस देश पे। वियत मिन्ह का गठन, इस अराजकता के बीच हो ची मिन्ह ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एकजुटता। 1941 में वियतनाम स्वतंत्रता लीग वियत मिन्ह बनाई गई,
जिसमें केवल साम्यवादी ही नहीं बल्कि किसान, व्यापारी और बुद्धिजीवी भी शामिल थे। तो देख रहे हैं वियत जो वियत मिन्ह जो है एक संगठन जो है हो ची मिन्ह के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें तमाम वर्ग शामिल होते हैं, खास करके किसान, व्यापारी और बुद्धिजीवी वर्ग जो है। अगर हम रणनीति की बात करें, उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, जो घने जंगलों और पहाड़ों में विदेशी सेनाओं के विरुद्ध बहुत प्रभावी साबित हुई। अगर हम भारतीय इतिहास में बात करें महाराणा प्रताप जी का, तो जो छापा मार युद्ध था, जो गोरिल्ला वार था, पूरे विश्व में उनके जैसा कोई लड़ नहीं सकता था। जापान का पतन और अवसर। 1945 में युद्ध की स्थिति तेजी से बदली। परमाणु हमला और आत्मसमर्पण। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। सत्या का शून्य। जापानी जा रहे थे और फ्रांसीसी अभी वापस आने की स्थिति में नहीं थे। इस शून्य का लाभ वियत मिन्ह ने उठाया। वियतनाम गणराज्य की घोषणा। 2 सितंबर 1945 का दिन वियतनाम के लिए सबसे बड़ा दिन साबित हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा हुई। हो ची मिन्ह ने वियतनाम को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। बाओ दाई का त्याग पत्र। अन्नाम के शासक बाओ दाई ने स्थिति को भांपते हुए अपनी सत्ता त्याग दी, जिससे राष्ट्रवादियों का मार्ग और प्रशस्त हो गया, क्योंकि उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। अगर हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम की अगर हम बात करें, 1940 से 1945, अगर 5 वर्षों के अगर हम घटनाक्रम की बात करें, तो जून 1940 फ्रांस की जर्मनी से हार, और इसका परिणाम क्या हुआ? हिंद चीन में फ्रांसीसी नियंत्रण कमजोर हुआ। 1941 वियत मिन्ह का गठन। स्वतंत्रता के लिए एक सशक्त सैन्य मंच तैयार हुआ। अगस्त 1945 जापान का आत्मसमर्पण। वियतनाम में राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ। 25 अगस्त 1945 बाओ दाई का इस्तीफा, राजतंत्र का अंत एवं राष्ट्रवाद की जीत। 2 सितंबर 1945 स्वतंत्रता की घोषणा। हो ची मिन्ह वियतनाम के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये भी जो है आपको एग्जाम के पर्पस से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पस से, ये जो आप तालिका जो देख रहे हैं घटनाक्रम का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। अब यहां हम देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की यह अवधि हिंद चीन के इतिहास में 6 कूटनीति और खूनी संघर्षों का मिश्रण था। फ्रांस जहां अपने पुराने गौरव को पाने के लिए फ्रांसीसी यूनियन का दांव खेल रहा था, वहीं हो ची मिन्ह की गोरिल्ला सेना स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। मतलब जो यहाँ संघर्ष जो चल रहा था वो दो तरफा चल रहा था। फ्रांस की नई औपनिवेशिक योजना। फ्रांस ने एक चतुर योजना बनाई ताकि वह वियतनाम को पूरी तरह स्वतंत्र किए बिना अपने नियंत्रण में रख सके। फ्रांसीसी महासंघ। फ्रांस ने घोषणा की कि उसके सभी उपनिवेश एक यूनियन का हिस्सा होंगे। नियंत्रण। भले ही राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता की बात कही गई, लेकिन विदेशी नीति और सेना पर फ्रांस का ही कब्जा रहना था। बाओ दाई का उपयोग। फ्रांस ने कम्युनिस्टों के खिलाफ एक कठपुतली शासन के रूप में बाओ दाई को पेरिस से वापस बुलाया ताकि वियतनामी जनता में फूट डाली जा सके। अब यहां हम देख रहे हैं हनोई समझौता 6 मार्च 1946 और उसका टूटना। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का यहां से बन जाएगा, जो हनोई समझौता कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच युद्ध रोकने की एक कोशिश थी, लेकिन फ्रांस की महत्वाकांक्षा ने इसे विफल कर दिया। समझौता। फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र इकाई माना,
बशर्ते वह फ्रांसीसी यूनियन का हिस्सा रहे। धोखा, फ्रांस ने कोचीन चीन अर्थात दक्षिणी वियतनाम में एक अलग सरकार बना दी। यह वियतनाम को दो टुकड़ों में बांटने की चाल थी, जिससे हनोई समझौता टूट गया और फिर से गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ हो गया शुरू हो गया। विचारों का टकराव, 1950 तक आते आते वियतनाम का संघर्ष स्थानीय न रहकर शीत युद्ध का हिस्सा बन गया। पूंजीवादी खेमा और साम्यवादी खेमा, अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस की मदद कर रहे थे। रूस और चीन ने हो ची मिन्ह की सरकार को मान्यता दी और आधुनिक हथियार प्रदान किए। दीने बियन फू की ऐतिहासिक लड़ाई 1954, यह लड़ाई वियतनाम के इतिहास में वही स्थान रखती है जो भारत में 1857 का विद्रोह या उससे भी बड़ा था। घेराबंदी, वियतनाम के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित दीने बीने फू की घाटी में फ्रांसीसी सेना ने खुद को सुरक्षित माना था। हार, हो ची मिन्ह के सेनापति जियाप के नेतृत्व में गोरिल्ला सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ों पर तोपें चढ़ा दी और फ्रांसीसी सेना को चारों तरफ से घेर लिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस हार ने दुनिया को बता दिया कि एक छोटी एशियाई शक्ति आधुनिक यूरोप की सेना को भी धूल चटा सकती है। और ये बहुत ही बड़ा घटना था उस टाइम पीरियड का।